तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 411 के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं बिग डील का सीन। अभी जेक टेबल पे सर रख के बैठा हुआ होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जेरी आता है और कहता है बॉस। जेक कहता है क्या हुआ जेरी, ये क्या है? जेरी कहता है बॉस, ये वही मैटर है जिसके ऊपर हमने ल्यूहा को नजर रखने के लिए कहा था। ये ल्यूहा की इन्वेस्टिगेशन की समरी है, प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के बारे में। जेक इन कागज को अपने हाथ में लेता है और कहता है तो फाइनली ये तैयार है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा जानकारी नहीं है। जेरी कहता है मुझे लगता है ये काम ल्यूहा के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल था। जेक कहता है ये काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है। ल्यूहा लिम चीजों के बारे में पता लगाने में एक जादूगर जैसी है। मैंने सोचा नहीं था कि फर्स्ट जनरेशन और प्री जनरेशन के बारे में पता लगाने में उसे भी दिक्कत आएगी। जेरी कहता है हाँ, ल्यूहा अभी प्री जनरेशन के बारे में भी ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाई है। इसके बाद जो पेपर में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जेक उसको पढ़ते हुए कहता है तो चलो देखते हैं। गैब्रियोंग किम प्री जनरेशन के लीडर थे जो कि अब नहीं रहे। प्री जनरेशन का टॉम ली इस वक्त व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का लीडर है। जिनयोंग पार्क वो लापता है, किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। और प्री जनरेशन का एलाइट वो भी मिसिंग है। प्री जनरेशन के बेखो कौन अब वो भी हमारे बीच में नहीं है। और जो बेखो कौन होते हैं वो होते हैं जेरी के फादर। इसके बाद जेरी कहता है हाँ जेक, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे फादर और मेरे फादर एक ही दिन मरे थे। जेक कहता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है ल्यूहा भी ये पता नहीं लगा सकती कि मेरे फादर कैसे मरे थे। और जो मेरा हाफ ब्रदर है उसको मेरे फादर की डेथ से क्या मिल सकता है? जेरी कहता है अनफॉर्चुनेटली हमें ये नहीं पता। जेक कहता है खैर जो भी हो, लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिली है ये भले ही थोड़ी सी है लेकिन ये नहीं है। गैब्रियोंग किम की फिस्ट गैंग के जितने भी मेंबर थे उन सबके अलग अलग मोटिव थे और उन सारे के सारे मेंबर्स को मेरे फादर की फिस्ट गैंग एक साथ लेके आई थी ताकि वो ताकतवर शक्तियों के साथ लड़ सके। वो एक ऐसी गैंग थी जो काफी ज्यादा खतरनाक लोगों के साथ लड़ा करती थी, लेकिन एग्जैक्टली मेरे फादर लड़ किससे रहे थे? जेरी कहता है मुझे लगता है हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, हमें प्री जनरेशन के किसी बंदे से ये पूछना होगा। जेक कहता है लेकिन प्री जनरेशन के किस मेंबर से मैं ये पूछूं? जेरी कहता है बॉस, मुझे लगता है ल्यूहा लिम इस काम के लिए। लेकिन इतने में ही यहाँ पे जो ल्यूहा होती है दरवाजा खोल के अंदर आ जाती है और कहती है तो तुम यहाँ पे हो, बिग डील के नंबर 1 और बिग डील के नंबर 2। और जो जेरी और जेक होते हैं हमेशा ल्यूहा से मिलने से बचते हैं, इसलिए जेक अभी कहता है हे जेरी, क्या अभी हमारी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है जहाँ पे हमें जाना है? जेरी कहता है नहीं बॉस, मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं जाना है। जेक कहता है अबे कोई भी बहाना मार देना, बोल दे हमें कहीं जाना है। इसके बाद ल्यूहा कहती है हा वेरी फनी, लेकिन सच में आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? अभी वो वक्त नहीं है कि तुम चुपचाप से बैठ के पुराने दिनों के बारे में बात करो। जेक कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? ल्यूहा कहती है इस वक्त वर्कर्स कोई साजिश कर रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैमुअल को जो अभी यूजिन से बात कर रहा होता है कॉल पे। सैमुअल कहता है हाँ चेयरमैन, ऑफ कोर्स अभी काफी अच्छा समय है, मैं बस अभी अभी घर पहुंचा हूँ। यूजिन चलते चलते कॉल पे कहता है बहुत अच्छे सैमुअल, उम्मीद करता हूँ कि स्वान में भी सब कुछ सही रहा होगा। सैमुअल कहता है हाँ, वहाँ का सारा मामला सही है, एली जैंग वहाँ का सारा मैटर संभाल रहा है। यूजिन कहता है मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने तुम्हें एली के साथ भेजा। अगर वहाँ पे सिर्फ एली और वैरन गए होते तो उनके लिए काम मुश्किल हो सकता था। उनके साथ रह के तुम्हारा जरूर काफी ज्यादा दिमाग खराब हुआ होगा। सैमुअल अपना सर पकड़ के कहता है हाँ, उस फायर एक्सटिंग्यूशर से मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ था। यूजिन कहता है क्या फायर एक्सटिंग्यूशर? सैमुअल कहता है अरे नहीं चेयरमैन, कुछ भी नहीं, छोड़ो इस बात को। इसके बाद यूजिन कहता है तो क्या एली शियोल वापस आ चुका है? सैमुअल कहता है नहीं, अभी वो वापस नहीं आया है। शियोगुडू वोंग द किंग ऑफ श्वान अपनी 5th एफिलिएट के लिए उस बंदे को निपटाने के बाद एली ने प्योंगटेक के किंग को भी निपटा दिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एली और वैरन को जो अभी काफी ज्यादा थके हुए लग रहे होते हैं और इनके सामने पड़ा होता है प्योंगटेक का किंग, यानी कि इन्होंने फर्स्ट जनरेशन के एक और किंग को निपटा दिया होता है। इसके बाद सैमुअल यूजिन को कॉल पे कहता है अब से प्योंगटेक भी 5th एफिलिएट का हिस्सा होगा। यूजिन कहता है तो एली ने सिर्फ शियोगुडू वैंग को ही नहीं बल्कि प्योंगटेक के किंग को भी हरा दिया है। सच में ये सुन के मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ, आखिर एली की लिमिट्स कहाँ तक जाती हैं? प्लीज अगर तुम्हारी उससे बात हो तो उसे बताना, मैं उसके काम से काफी ज्यादा खुश हूँ। सैमुअल कहता है हाँ चेयरमैन, बिल्कुल मैं उसको बता दूंगा। यूजिन कहता है और हाँ, जो आज मीटिंग होने वाली है तुम उसमें मत आना। सैमुअल कहता है लेकिन सर क्यों? यूजिन कहता है अरे तुम चिंता मत करो, तुम बस आज एंजॉय करो, तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी है इसलिए तुम्हारा एक ब्रेक तो बनता है। और वैसे भी तुम तब काम अच्छे से कर पाओगे जब तुम्हें आराम मिलेगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? सैमुअल कहता है तो ठीक है, मैं समझ गया, मैं आज के दिन छुट्टी ले लेता हूँ। इसके बाद यूजिन मैंडियोक को कहता है मैंडियोक, एली जैंग प्योंगटेक के किंग को हराने में कामयाब रहा है। मैंडियोक कहता है
मैंने सुना है वो ये सब कुछ करने के लिए खुद के ऊपर काफी ज्यादा जोर डाल रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो चीजों को सही से देख पा रहा है। फाइनली अब वो काफी ज्यादा ताकतवर इंसान बन गया है। यूजिन एक स्माइल के साथ कहता है, बिल्कुल, ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। एली जैंग वो इंसान है जिसे गन ने चारों गैंग्स में से सबसे ऊपर रखा है। वो 3 साल से गायब था, वो किसी के भी सामने नहीं आया। हैदर के मरने के बाद उसने हॉस्टल छोड़ दी थी। उसने जितना भी टाइम पहले बर्बाद किया था, अब वो उसकी भरपाई काफी तेजी से कर रहा है। और एली जैंग की यही बात हमें ये बताती है कि गन उसको इतना ज्यादा पसंद क्यों करता था। एली जैंग सच में अब एक मॉन्स्टर बन चुका है, और वो मॉन्स्टर अब वर्कर्स का गुलाम है। तो ठीक है, अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं रियोहे, कैंता और ह्योतोको को। ये तीनों अभी यहाँ पे यूजिन का ही इंतजार कर रहे होते हैं। रियोहे कहता है, आखिर वो चश्मिश यहाँ पे कब आएगा? उस साले चश्मिश को इस मीटिंग को और ज्यादा लेट का रखना चाहिए था, अगर उसको पता था कि वो यहाँ पे लेट आएगा। कैंता कहता है, एक्चुअली हम ही लोग यहाँ पे काफी ज्यादा जल्दी आ गए हैं। रियोहे कहता है, हाँ खैर जो भी हो, लेकिन उसको पता था कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इसलिए उसे यहाँ पे जल्दी आ जाना चाहिए था। वो हमेशा ऐसा सोचता है जैसे वो काफी ज्यादा कीमती इंसान है। लेकिन तभी यहाँ पे यूजिन आता है और कहता है, लगता है तेरे अंदर समझ डालना एक बेकार का काम है, तेरे अंदर कभी भी समझ नहीं आ सकती। मुझे लगता है इस मीटिंग का शुरू होने का समय अभी ही है। रियोहे कहता है, अरे चश्मिश लड़के तू आ गया। यूजिन कहता है, क्या चश्मिश लड़के? सेकंड एफिलिएट के कुरोदा रियोहे, मैं देख रहा हूँ तू और ज्यादा घमंडी और बदतमीज होता जा रहा है। क्या मुझे इस बारे में मित्सुकी से बात करनी चाहिए कि वो अपने स्टाफ को ठीक से ट्रेनिंग नहीं दे रही है? रियोहे कहता है, बस बहुत हो गया, आखिर बताओ यहाँ पे चल क्या रहा है? आखिर तुम सेकंड एफिलिएट से क्यों मिलना चाहते थे? जैसा कि तुम जानते हो, मित्सुकी अभी भी रिकवर हो रही है और हम 3 सर्कस बिजनेस को चलाने के लिए पूरी तरह से काबिल हैं। भले ही हम शिबा इनु को खो चुके हैं, लेकिन हमारी कमाई दोबारा से बढ़ रही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई वजह होगी जिस वजह से तुम्हें हमारे ऊपर चिल्लाना पड़े, चश्मिश चेयरमैन। यूजिन कहता है, मैंने यहाँ पे मित्सुकी को बुलाया था, तुझे नहीं, इसलिए मैं तेरे ऊपर चिल्ला सकता हूँ। मैंने तुझे मिलने के लिए नहीं कहा था, और ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ सेकंड एफिलिएट को बुलाया है। और तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और यूजिन कहता है, तो ये यहाँ पे आ गया। तुमने देखा, मैं चाइना से यहाँ पे एक मॉन्स्टर को लेके आया हूँ, एक मॉन्स्टर जिसका नाम है जाइलंग। और जैसे ही जाइलंग यहाँ पे आता है, तभी जो रियोहे होता है जाइलंग के मुंह के सामने आके कहता है, तो यहाँ पे बिना काम का गधा आया है। अबे साले, आखिर तू यहाँ पे कर क्या रहा है? जेग ने तो तेरे पिछवाड़े पे लात मार के तुझे चाइना भेज दिया था। आखिर तू एक मर्द क्यों नहीं बनता? तुझे हार मान लेनी चाहिए साले। अरे हाँ, तू तो एक मर्द है ही नहीं। तू तो इतने में ही जो जाइलंग होता है बहुत ही स्पीड में रियोहे के ऊपर एक हमला करता है, और रियोहे इससे दूर जाके गिरता है, और इस चीज से रियोहे के साथ के सारे बंदे अलर्ट मोड में आ जाते हैं। इसके बाद जाइलंग कहता है, कुरोदा रियोहे, तू पहले से बिल्कुल भी नहीं बदला है, लेकिन तेरे लिए ये काफी ज्यादा दुख वाली बात है। मैं तुझे रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। मैं तुझ जैसे झंड इंसान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। तू एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर बस हवस भरी है, और वो भी उस लड़की के लिए जिसकी तुझे रक्षा करनी चाहिए। मेरे महान नेशन की कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत करियो। तू बस एक छोटा सा कुत्ता है जो छोटी सी जगह से यहाँ पे आया है। इसके बाद रियोहे अपनी जगह से उठता है और कहता है, उफ, ये कुत्ता दोबारा से उड़ गया है। तू और तेरा महान नेशन सब गया भाड़ में। जाइलंग चान, तू भी पहले से बिल्कुल भी नहीं बदला है। तूने कहा मैं एक कुत्ता हूँ, हाँ? तो फिर अगर अभी मैं एक जैगुआर का शिकार करूंगा तो तुझे हैरान नहीं होना चाहिए। जाइलंग कहता है, मुझे लगता है तू मुझसे मार खाने की भीख मांग रहा है, रैबिट डॉग। रियोहे कहता है, मैं जैसा भी हूँ तुझ जैसे ढक्कन से तो सही हूँ। और अभी ये दोनों बस एक दूसरे से फाइट करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी जो मैंडियॉक होता है एक ताली बजाता है। इसके बाद यूजिन कहता है, बस बहुत हुआ, तुम दोनों के दोनों शांत हो जाओ। मेरे पास तुम दोनों की बेवकूफियां देखने का समय नहीं है। मेरे सब्र का बांध अब धीरे धीरे टूट रहा है। रियोहे कहता है, हे, इस सब का दोष मुझे मत दो, पहले इसी हरामखोर ने मेरे ऊपर हमला करा था। तो ठीक है चश्मिश चेयरमैन, हम रुक जाते हैं, हम फाइट नहीं कर रहे हैं। रियोहे जाइलंग की पीठ में हाथ रख के कहता है, माफ करना जाइलंग, गलती मेरी थी। जाइलंग कहता है, मेरी पीठ से अपना हाथ हटा। लेकिन रियोहे जाइलंग की पीठ में एक नोट चिपका देता है और कहता है, अरे तुझसे मैं काफी दिनों बाद मिल रहा हूँ, इसलिए तुझे देख के मैं बस एक्साइटेड हूँ। मैं जानता हूँ मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ तू समझ रहा है ना? और रियोहे ने जो जाइलंग के कागज चिपकाया होता है उसमें लिखा होता है गधा। इसके बाद यूजिन कहता है, खैर जिस वजह से मैंने तुम सबको यहाँ पे बुलाया है
वो है हमारे नेक्स्ट प्लान को डिस्कस करना। र्यूहे कहता है क्या नेक्स्ट प्लान? यूजिन कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब हमारे पास हॉस्टल गैंग भी है, तो इसलिए अब फाइनली वक्त आ चुका है अपने प्लान को आगे बढ़ाने का। वाइस चेयरमैन मैंडियोक, वीवीआईपी, प्रेसिडेंट सैमुअल सीओ, रैबिट अटैक डॉग, चियन गार्ड्स, हॉस्टल, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर और साथ में वर्कर्स के गोल्डन बैच वाले एग्जीक्यूटिव्स, मेगामी कैंता और सातो काजुमा, और साथ ही साथ में वर्कर्स के प्लेन बैच वाले बंदे आज सारे के सारे यहाँ पे जमा हुए हैं बिग डील का शिकार करने के लिए। बिग डील का शिकार हॉस्टल से बिल्कुल अलग होगा। जब हमने हॉस्टल के ऊपर अटैक करा था उस वक्त हमारा बस एक ही मकसद था, और वो ये कि हमें हॉस्टल को पकड़ के यहाँ पे लाना है। लेकिन बिग डील के शिकार में ऐसा नहीं होगा। बिग डील के किसी भी मेंबर को तुम्हें जान से मारने की आजादी है। और जायलन का चेहरा देख के तो लग ही यही रहा होता है कि वो यहाँ पे जेक को जान से मारने के लिए आ रखा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक को, जो अभी समुद्र के किनारे खड़ा होता है। और जेक अभी वो पल याद कर रहा होता है जब ल्यूहा ने उसको कहा था, जेक अभी वो वक्त नहीं है कि हम प्री जनरेशन के बारे में पता लगाएं, क्योंकि वर्कर्स हॉस्टल को अपने साथ मिला चुकी है, इसलिए उनका अगला शिकार बिग डील होगी। हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम उनको रोक सके। यूजिन अपनी पूरी पावर के साथ हमारे ऊपर अटैक करेगा। इसके बाद प्रेजेंट मूवमेंट में जेक होता है, उसके चेहरे में एक स्माइल आती है और वो कहता है तो आखिरकार उन्होंने बिग डील का शिकार शुरू कर दिया। वर्कर्स के खिलाफ अब हमारी जंग होने वाली है। लगता है इस बार हम काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में है। वेल जो है सो है। वैसे भी हमारी उनके साथ फाइट कभी ना कभी तो होनी ही थी। अभी जो जेक होता है ल्यूहा भी उसके पीछे ही खड़ी होती है और अपने मन में सोच रही होती है आखिर अब हम क्या करें। लगता है जेक को भी समझ नहीं आ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या होगा अगर ये बिग डील का अंत होगा? क्या सच में बिग डील खत्म हो जाएगी? क्या सच में इस वक्त ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है? इसके बाद ल्यूहा जेक को कहती है हे तुम कहाँ जा रहे हो? जेक कहता है मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वास्को को। वास्को भी एक भारी से पत्थर पे एक लात मारता है जिससे वो पूरा टूट जाता है। इसके बाद वास्को कहता है बुरे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। और ऐसा हो सकता है कि जेक वास्को से ही मिलने आ रहा हो, लेकिन ये बात अभी मानवा में बताई नहीं है, ये बस मेरा अंदाजा है। इसके बाद हम देखते हैं डेहो माउंटेन का सीन। अभी जो गैंग शॉप जी होता है वो जैक को बोल रहा होता है और इसी के साथ तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होती है। मैं तुम्हें बस इतना ही सिखा सकता था, अब आगे सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। जैक एक स्माइल के साथ कहता है गैंग शॉप क्या इसका मतलब ये है कि अब मैं जिससे भी फाइट करूंगा मैं उसको हरा सकता हूँ? गैंग शॉप कहता है अबे बचकानी बातें मत कर, अगर ये मुमकिन होता तो मैं खुद किसी से क्यों हारता, मैं भी किसी से हारा हूँ। खैर मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि बॉक्सिंग में ये सारी बातें मायने नहीं रखती हैं। जैक कहता है तो तुम भी किसी से हारे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं वो सारी चीजें याद रखूंगा जो तुमने मुझे सिखाई है। अभी सारे के सारे लोग अपनी लिमिट्स को पार कर रहे हैं और ताकतवर बन रहे हैं, लेकिन फिर सवाल आता है कि अभी हमारा छोटा वाला डैनियल क्या कर रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं जंक यार्ड का सीन, यानी कि कूड़े के ढेर का सीन। अभी गन चौड़े में यहाँ पे सिगरेट पी रहा होता है और कहता है तो मेरा मास्टरपीस है डैनियल पार्क। इसके बाद हम देखते हैं ओजी डैनियल को, जिसके अगल बगल काफी अलग सा ऑरा दिखाई दे रहा होता है, यानी कि ओजी डैनियल भी अब पुराना वाला ओजी डैनियल नहीं रहा है, क्योंकि अब गन के मास्टरपीस ने जन्म ले लिया है। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।